हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देख लिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जहां पे कैनिंग पे हमने लास्ट की थी और वहां पे बताया था कि कैनिंग की मैंने छोटी सी टेन्यूर ली है क्योंकि कैनिंग जो है लास्ट आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय है। तो वहां से हम लोग कैनिंग से ही पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लिया था और उसके बारे में और कुछ जानेंगे। अब क्या है वायसराय, इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 1857 की रिवॉल्ट हो गई थी, उसमें ब्रिटिश को भी भारी नुकसान हुआ था। तो ये खबर जो इंग्लैंड तक पहुंची तो रानी ने बोला देख भैया अब तुम लोग बहुत अपना मस्ती मजाक कर दिए, अब हम करेंगे हिंदुस्तान पे रूल अपने तरीके से, हम अपने तरीके से चलाएंगे, कौन वहां पे रूल करेगा कौन नहीं करेगा, पूरी जो हमारी नियम कानून चलेगी वहां पे चलेगी उसको रूल करने की। तो ये सब आपके वायसराय के फोटो हो गए, तस्वीर हो गई। इतने सारे वायसराय ने हमारे ऊपर, हमारे इंडिया को लूटने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे इंडिया के लोगों को परेशान करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन वायसरायों का बहुत चीजें इन्होंने दी हुई है। तो हमारे अब क्या है कि कोई और रूल करता तो कोई और देता। जाहिर सी बात है कि इतने साल 200 साल तक इन्होंने रूल किया, कुछ ना कुछ कोई और रूल करता, हमारे देश के लोग रूल कर दे तो वो भी कुछ ना कुछ देते ही। ठीक, जैसे आज़ादी को 70 साल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल गई, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक, भले उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग गया है, वो बात अलग है। अब आते हैं हम लोग के लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने जो डेट दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1856 से देकर 1857 तक रखा था, फिर यहाँ 1856 से 62 कर दिया। तो मैंने दोनों को मिला दिया कि इनका टोटल टेन्यूर कितना है। 1856 से लेकर 1862 तक इनका पूरा जो टोटल टेन्यूर था वो चीजें थी। अब आते हैं इनके काम पे, इन्होंने कौन सा काम किया वाइसराय बनने के बाद। ही वाज एडवाइस्ड बाय इकोनॉमिस्ट विल्सन। अब क्या हुआ कि विल्सन से एडवाइस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी उसमें बहुत भारी नुकसान हो गया था, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था ब्रिटिश की। तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। ये जो कैनिंग था पूरे तरीके से बुखला सा गया था। ठीक, तो ये बोला कि भाई हमको तो चाहिए पैसा बनाना है हमारे कंट्री में, ये कैसे होगा? तो इन्होंने क्या किया कि विल्सन को बुलाया, विल्सन को कॉल किया। विल्सन कौन था? एक इकोनॉमिस्ट था। विल्सन कौन था? इकोनॉमिस्ट था। तो विल्सन को कॉल किया, विल्सन बोला भैया फिक्र मत करो, हम आते हैं तुम्हारे पास, हम तुम्हारी फुल मदद करेंगे। तो विल्सन आता है कहाँ पे? इंडिया में आता है। किसको मदद करने के लिए आता है? कैनिंग को मदद करने के लिए आता है। विल्सन क्या होता है? इकोनॉमिस्ट होता है। इकोनॉमिस्ट क्यों बुलाना क्यों पड़ता है? क्योंकि 1857 की रिवॉल्ट हुई थी। रिवॉल्ट में क्या होता है, जब भी किसी से लड़ाई होती है तो पैसा की खर्चे बहुत ज्यादा होती है, तो देश बहुत ज्यादा डेप्ट में चला गया था। तो उसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो विल्सन क्या है? इकोनॉमिस्ट है। अब इन्होंने क्या किया, आते आते विल्सन ने बोला हम आ गए तो हम आते आते अपना काम शुरू करेंगे। काम शुरू करने में इन्होंने क्या किया? पहला क्या किया? इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स। अब इन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया कि जो लोग भी 500 से ज्यादा कमाते हैं वो सब के सब इनकम देंगे, इनकम बोलता हूँ कि टैक्स पे करेंगे। जो भी 500 से ज्यादा कमाते हैं उन सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रही बहुत अच्छी बात है, जो पैसा कमाते हैं उनको पैसा पे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात किसने कही? इनकम वाली विल्सन ने कही। विल्सन कौन था? इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिस्ट क्यों लाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्ट हुई थी, रिवॉल्ट में लोग मारे जाते हैं और पैसे की भारी नुकसान होती है। देन ये क्या होता है? बंगाल करेंसी एक्ट आता है। करेंसी एक्ट के तहत ही हमारा जो अभी नेशनल करेंसी है रूपी, यहाँ से रूपी भी यहीं से निकल के आता है। रुपया जो करेंसी इसी एक्ट से निकल के आता है। बंगाल करेंसी एक्ट कब ली गई थी? 1859 में। 1859 में तो बोल सकते हो कि विल्सन बहुत काम का इकोनॉमिस्ट था, बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, मतलब कि उसको नॉलेज थी इस चीजों में। अब आते हैं इंडियन पैनल कोड, ठीक, जिसको क्रिमिनल क्राइम कहते हो। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1860 में। 1860 में आईपीसी आई, क्रिमिनल लॉ कब आया? 1860 में आया। किसके टाइम में आया? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में क्रिमिनल लॉ आया है। इतनी चीजें हो गई। विल्सन को किसने बुलाया था? विल्सन एक इकोनॉमिस्ट था। मैं बार बार विल्सन विल्सन बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ये आता है और इसने इनकम टैक्स की बातें की और करेंसी एक्ट लाया। फिर क्या हुआ कि आईपीसी इंट्रोड्यूस किया गया कैनिंग के टाइम में। ओके, तो इतनी चीजें हो गई। ये हो गए कैनिंग साहब। देन आते हैं लॉरेंस पे। लॉरेंस को हम लोग देखते हैं। अभी क्या है कि मैंने इसमें कुछ छोटे छोटे नामे छोड़ दिए होंगे वाइसराय के, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा पढ़ना हमारे लिए भी सही नहीं होगा, आपको याद करने के लिए भी सही नहीं होगी। तो लॉरेंस के क्या था? 64 से 69 तक टेन्यूर था। इसमें हम लोग देखते हैं फेमाइन अकर इन उड़ीसा साइड 1860 में। 1860 में फेमाइन आया था। अब इनके टाइम में नहीं आया था बट इनको भुगतना पड़ गया था। 1860 में फेमाइन आई थी। कहाँ पे? उड़ीसा साइड में। अब क्या था कि ये लोग अजीबोगरीब, इनके टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में फेमाइन बहुत ज्यादा आती थी, मतलब भूखमरी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि ये लोग कमर्शियल क्रॉप पे ध्यान देते थे और उससे फर्टिलिटी खराब हो जाती थी। जो खाने पीने वाली चीजें थी ये लोग लगान के फॉर्म में अपने खाने के लिए लेकर चले जाते थे, बट जो गरीब होते थे उनके पास कुछ नहीं बचता था, तो फेमाइन आ जाती थी। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया? एक फेमाइन कमीशन बनाया। बात जाहिर सी बात है, जब चोरी हो जाती है, किसी ने डकैती कर लेती है, कोई नेता कुछ लूट लेता है, तो उसके ऊपर कमीशन बैठाई जाती है। कमीशन पूरे तरीके से जांच पड़ताल करती है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ,
कैसे इसके बाद इसमें क्या करनी चाहिए। तो फेमाइन के ऊपर एक कमीशन बैठाया गया, हेनरी कैंपबेल इस कमीशन को लीड कर रहे थे। हेनरी कैंपबेल जो उड़ीसा का फेमाइन था उसके ऊपर ये कौन काम कर रहा था, कमीशन के ऊपर हेनरी कैंपबेल ही काम कर रहे थे। क्रिएट इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इन्होंने क्या किया, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया इंडिया में कि फॉरेस्ट में जितनी भी चीजें होती है ऑफिसर को रखना, फॉरेस्ट की देखभाल कैसे करना, जो इलीगल लकड़ियों को काटे जा रही थी उन सबको बचाने के लिए इन्होंने एक एक्ट पास किया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इन्होंने लॉरेंस साहब ने। इतनी चीजें हैं लॉरेंस साहब के बारे में, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का फेमाइन कब आया था और फेमाइन कमीशन को हेड कौन कर रहा था, हेनरी कैंपबेल हेड कर रहे थे। ये चीजें याद रखिएगा, वाइसराय से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आता है मायो। मायो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लॉर्ड मायो। इसको हम लोग जानते हैं क्या करता है, इंट्रोड्यूस सेंसस। अब क्या होगा, मायो क्या होता है कि जो भुखमरी बार बार मर रही थी, भुखमरी से लोग मरे जा रहे थे, तो वो बोला कि भाई ये सब भुखमरी होती क्यों है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि देश में कौन से तबके के लोग रहते, कौन से कैटेगरी के लोग रहते, कितने कमाने वाले लोग रहते, ये सब सारी चीजें कैसे पता चलेगी, सेंसस से जनगणना होगी तभी सेंसस होगा। तो इसको फादर ऑफ सेंसस भी बोल सकते हैं। जो हमारे देश में भी 10-10 साल पे सेंसस होती है, इसी के टेन्यूर से स्टार्ट हुआ था, 1871 से ये स्टार्ट हुआ था और 2021 में भी हुआ है। तो 10-10 साल पे होते रहती है, ये डिकेडल वे में होती है। और सेंसस को कराता कौन है अभी इंडिया में, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में सर्वे और जो सेंसस होती है उसको लीड करती है, उसको कराती है। ठीक, 1871 में उसने सेंसस कराया। ही एस्टैब्लिश मायो कॉलेज। अब ये बोला भाई हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो राजा रहते हैं उनको प्रिविलेज देनी पड़ती है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जो राजा को हम लोग काम सौंपते हैं वो बार बार हमसे आकर पूछते हैं कि भैया इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। इनको हम इसके जो बेटे होते हैं उनको हम लोग पढ़ाया लिखा है कि गवर्नमेंट कैसे रूल की जाती है, जो काम हम तुमको सौंपते हैं वो कैसे किया जाता है। तो इसने बोला कि इन सब जितने भी राजा के बेटे हैं जो उन सबको एक पढ़ाने की इन्होंने कॉलेज खोल दी। कॉलेज कहाँ पे खोला, अजमेर में। अजमेर में इन्होंने एक कॉलेज खोला जिसमें सिर्फ प्रिंस पढ़ते थे, मतलब राजा के बेटे पढ़ते थे, किंग के बेटे पढ़ते थे। जो कॉलेज यहाँ पे देखिएगा डबल सी हो गया, इसको हटा दीजिएगा, कॉलेज इन अजमेर फॉर प्रिंस। प्रिंसेस के लिए कौन कॉलेज बनी थी, अजमेर कॉलेज बनी थी, जिसमें उनको पढ़ाया जाता था कि कैसे रूल करना होता है, क्योंकि ये बार बार पूछने आ जाते थे ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। इस चीज से दूर के लिए मायो ने एक दिमाग लगाया, बोला कि प्रिंसेस से तो काम निकलवाना होगा तो अच्छे तरीके से निकलाएंगे, पहले इनको पढ़ाएंगे फिर इनसे काम निकलवाएंगे। देन क्या होता है, इन्होंने एक और कॉलेज खोली थी, राजकोट कॉलेज। कटहीमा में इन्होंने एक राजकोट कॉलेज खोली थी कटहीमा में, ये गुजरात में आता है। तो यहाँ पर भी एक कॉलेज खोली थी, मतलब 2 कॉलेज इन्होंने खोला था। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर कॉलेज किसके लिए था, प्रिंसेस के लिए था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, एग्रीकल्चर और कॉमर्स। कॉमर्स मतलब होता है खरीदने बेचने की जितने भी चीजें होती है, मतलब कि वे ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमिंग तक की प्रोसेस को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। तो इन्होंने उसके ऊपर बहुत अच्छा रूल वगैरह बनाया होगा, लिबरलाइजेशन वगैरह, जो भी टैक्स फ्री होती है कि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा रन हो हमारे कंट्री में, उसके लिए इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट बनाई थी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी ध्यान दे एग्रीकल्चर पे, जैसे कि हमारे जो अभी भी मिनिस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी एक मिनिस्ट्री होता है। तो एग्रीकल्चर पे कैसे पैसा प्रोवाइड करना है, किसानों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कौन सा बिया देना है, कौन सी खाद कैसे सप्लाई करनी है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही इसको लीड करता है। देन आता है कॉमर्स डिपार्टमेंट, जितनी भी चीजें ट्रांजैक्शन वगैरह होती है उन सबको ध्यान देना कॉमर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। ये अभी भी हमारे मिनिस्ट्री में आता है, जो कैबिनेट में भी बैठते हैं उसमें एक मिनिस्ट्री होता है ये। ठीक, अब क्या था, मायो इतनी चीजें कर रहा था, बहुत सारे रेवोल्यूशन कर रही थी, किसी किसी के क्या होता है, उसी टाइम एक वहाबी रेवोल्यूशन चल रहा था। वहाबी रेवोल्यूशन में इसने कुछ अपना इंटरप्शन कर दिया था, मतलब कि कुछ अलग बयानबाजी कर दी होगी या उसमें जबरदस्ती का टांग अड़ाया होगा। तो उसी में पठान साहब को बहुत गुस्सा आ गया, इसको बहुत तलवार लेकर घूम रहा था, जहां मिल जाएगा मायो वहीं पे इसको मार देंगे, मायो को मार देंगे जहां पे मिल जाएगा। तो मायो पहुंचता है अंडमान एंड निकोबार के जेल में। ठीक, तो मायो कहां पहुंचता है, अंडमान एंड निकोबार के जेल में, वहीं पे पहुंच जाता है पठान साहब। पठान का नाम क्या था, अली अफरीदी, पकड़ के दबोच लिया मायो को। ठीक, तो मायो एक पहला वायसराय है जिसकी मर्डर हुई थी ऑफिस में, मतलब कि अपने ऑफिस टेन्यूर में, मतलब अपने टेन्यूर के टाइम में इसको मारा गया था। किसने मारा था, अली अफरीदी ने। और ये मायो ने क्या किया था, वहाबी मूवमेंट में अपना इंटरप्शन किया था। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब आते हैं लिटन पे। इसको बोल सकते हो सबसे गंदा आदमी, जितनी गालियां देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि ये सबसे गंदा वायसराय था, सबसे गंदा वायसराय। एक तो ये था डबल फेसेस आदमी, डबल फेसेस को हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते थे दोगला। ठीक, तो लिटन क्या था, दोगला था। आसान भाषा में समझो, लिटन दोगला था। 2 टाइप की इसकी 2 फेसेस थी, एक बहुत अच्छा था, दूसरा बहुत गंदा था। तो डबल फेस का डबल फेस मैन था। अब देखो ये पहली उसकी फेस ये है, दूसरी फेस ये है।
ये इसने चमचागिरी किया था, रानी की बहुत ज्यादा चमचागिरी करता था, तो इस तरीके से ये वायसराय बन गया। ठीक, तो रानी के लिए चमचागिरी के लिए क्या किया था, इसने 2 किताबें लिखी थी। किताबें का नाम क्या है, लास्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। रानी को इंप्रेस करने के लिए कि इंडिया बहुत खूबसूरत है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, रानी पढ़ के बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। अब क्या था, नो लाइफ एंड मोमेंट्स इन वैल्यू ऑफ इंडिया। ये दूसरी बुक को जब रानी ने पढ़ा तो बोली कि इंडिया सही में ऐसा है, तो इंडिया आने के लिए वो इच्छुक हो गई कि जो लिटन ने ये लिखा था ये बहुत अच्छी, मतलब कि इंडिया की तारीफ कर रहा है क्योंकि ये वायसराय बन जाए। ठीक, तो सेकंड बुक जब लिखा था नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैल्यू ऑफ इंडिया। अब मैं ये कहानी बताने के लिए दोनों किताब का नाम नहीं दिया हूँ, ये बुक एंड ऑथर के लिए दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना। लिटन ने की 2 किताबें लिखी गई थी, एक क्या था लास्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, एक दूसरा क्या है नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैल्यू ऑफ इंडिया। अब ये किताब पढ़ने के बाद जो रानी थी वो भारत में आने के लिए तैयार हो गई थी, इंडिया में आने के लिए। जो विक्टोरिया थी वो आने के लिए तैयार हो गई थी कहाँ पे, इंडिया में। अब इसका टेन्योर देखिएगा 1876 से 1880 तक। मैं अभी इसके बारे में एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब क्या किया था, अब सेकंड फेज में आते हैं, इसने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें ये चीजें थी कि इंडिया में उस टाइम तो मोबाइल वगैरह, इंटरनेट, ये सब कोई भी चीजें नहीं थी, तो सब लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर, मैगजीन और किताबें पढ़ते थे। इसने क्या किया कि अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। इसमें बोला कि कोई न्यूज़पेपर, कोई कुछ नहीं छपेगी, अपने लैंग्वेज में जो भी चीजें छपेंगी वो सिर्फ इंग्लिश में छपेंगी। अब तो इंग्लिश तो अभी भी बहुत लोगों को पढ़ने नहीं आता है, तो उस टाइम में 100 साल पहले क्या होता होगा, इंग्लिश की बात जब कर दी गई तो लोग बहुत से बुखला गए। तो इसने किसको छेड़ा, बूढ़े लोग को छेड़ा, पढ़े लिखे लोगों को छेड़ा पहली बार। ठीक, यहाँ पे बूढ़े लोग बौखला गए, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जो भी मैगजीन पढ़ते थे, वो लोग बोले कि अरे ये क्या कर दिया, अब हम लोग इंग्लिश कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक, ये चीजें। सेकंड क्या हुआ, आर्म्स एक्ट लेके आ गया। अब देखो कि भैया बिहार यूपी में सब लोग कट्टा उट्टा रखते थे उस टाइम। ठीक, तो इसने बोला जितनी भी कट्टा उट्टा रखने वाले लोग हैं उन सबसे हम लोग कट्टा उट्टा ले लेंगे, मतलब कि फिर से छेड़ा। किसको छेड़ा, कट्टा रखने वालों को। यहाँ पे तो पढ़ने वाले लोगों को छेड़ा था, तो थोड़ा सा मुश्किलें कम हुई थी, बट यहाँ पे बंदूक रखने वाले लोगों को छेड़ दिया कि तुम सब कोई बंदूक नहीं रखोगे, बंदूक वही रखेगा जिसके पास लाइसेंस होगी, और लाइसेंस ये उन्हीं को देता था जो ब्रिटिशर्स थे। तो ये क्या करता था, इंडियन से हथियार छीन रहा था, मतलब लड़ने के लिए कुछ चीजें नहीं जो रही थी, तो हथियार वाले लोगों को भी इसने परेशान किया। उसी टाइम में क्या हुआ कि इंदस प्रकाश जो प्रिंट थी, रातों रात इसने इंग्लिश में मैगजीन निकालना शुरू कर दिया। एक रात में इन्होंने इंग्लिश में मैगजीन निकाल दिया। जब इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास की कि सिर्फ इंग्लिश में मैगजीन बनेंगे, तो ये हिंदी में पहले पब्लिश करता था, एक रात में ही इंग्लिश में पब्लिश कर दिया था अपनी मैगजीन वगैरह। इसने पहले किसको छेड़ा, जो किताब वगैरह पढ़ते थे, मैगजीन वगैरह, बूढ़े लोग थे। देन क्या होता है, हथियार रखने वाले लोगों को, 2 लोग बहुत परेशान। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लोग को इसने परेशान कर दिया। अब क्या था, जो स्टूडेंट थे, जो आईपीएस यूपीएससी की तैयारी करते थे, उनका एज घटा दिया। अब उनकी एज क्या कर दिया, पहले 21 साल थी, अब 19 साल कर दिया। अब बताओ भैया, उस टाइम में तो मैट्रिक के एग्जाम नहीं देते थे, 10वीं के एग्जाम नहीं देते थे, 19 साल के बच्चे, उनका इस टाइम पे एज कर दिया। तो मतलब कि इसमें यूपीएससी, आईसीएस और आईपीएस बनने की कोई मौका नहीं था इंडियन को, क्योंकि 21 साल से करके 19 साल इसने कर दी थी कि इसमें तो अब तो सिर्फ ब्रिटिशर्स आएंगे, क्योंकि वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होती है, एजुकेशन थोड़ा लेट से स्टार्ट होती थी, अब थोड़ा सा सही हो रहा है, पहले और भी लेट से स्टार्ट होती थी। तो अब क्या था कि 3 लोग बहुत बुरे तरीके से भड़क गए। कौन कौन से, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले और कट्टा रखने वाले और कॉलेज यूपीएस आईपीएस बनने वाले। तो मतलब कि सब कुछ मिलकर ये विद्रोह करेंगे इनके सामने। तो इस तरीके से बहुत खतरनाक आदमी था लिटन। ठीक, तो लिटन की चीजें देखकर उसको रानी ने बुला लिया था। अब वहां पे भेजा एक बहुत अच्छे इंसान को, रिपन को। लिटन का उल्टा पूरा रिपन, ये बहुत अच्छा इंसान है, गुड मैन है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे रिटन में आते आते क्या किया रिपन ने। लिटन बहुत बदतमीज था, बहुत ज्यादा बदतमीज बोल सकते हो। और रिपन आया बहुत अच्छी से, अब बोला कि भाई उसने तो बहुत आतंक फैला रखा है, सबसे पहले यहाँ पे लोगों को खुश करना होगा। लोगों को खुश करने के लिए इसने फैक्ट्री एक्ट लेकर आई 1881 में, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि इसके बाद भी कुछ फैक्ट्री एक्ट आते हैं। पहली बार फैक्ट्री एक्ट कौन लेके आता है, लॉर्ड रिपन। इसमें क्या करता है भाई, बोलता है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन जो होंगे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, चिल्ड्रन जो होंगे नो वर्क। चिल्ड्रन के लिए इसने क्या बोला, नो वर्क, ये काम नहीं करेंगे। ठीक, औरतों को बोला, वीमेन के लिए क्या बोलता है, वीमेन 8 आवर वर्क करेंगी। मेन कितने देर वर्क करेंगे, मैन को 12 घंटा वर्क करने को मिलेगा, और 1 डे हॉलीडे होगा। ठीक, ये फैक्ट्री एक्ट में इसका कहना था कि इतने भी चीजें होंगी, तो लोग बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छी बात होगी भाई, बच्चे काम नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ने लिखने दिया जा रहा है, और औरतें जो हैं वो 8 घंटे काम करेंगे, फिर जाकर अपना खाना वाना बनाएंगी, फैमिली के साथ अपना रहेंगी। मतलब कि औरतों को थोड़ा कम काम करने को दिया, और मर्दों को भी 12 घंटा फिक्स कर दिया। पहले क्या था, 23 घंटा, 22 घंटा, 18 घंटा फैक्ट्री में लोग काम कराते जाते थे। अब दिन क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने बंद किया था, उसको बोला कि अरे भाई क्या हो गया भाई,
कोई बात नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट चल रही है तो अच्छी बात है, तो इसको चालू कर दो, क्योंकि जो लोग होंगे बौखलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, विद्रोह तो नहीं करेंगे, हमें भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा क्या करने वाले, ये किताब में पहले ही लिख देंगे लोग क्या सोचते हैं, इससे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो इसने बोला अरे इसको स्टार्ट करो, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फिर से स्टार्ट हो जाती है, कब 1882 में, इस तरीके से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो ये अच्छी बात भी है कि जो लोग गुस्साएंगे विद्रोह करने से अच्छा है लिख लेंगे, लिखने के बाद हमें भी पता चल जाएगा इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला। तो रिपन बहुत चालाक आदमी था, बहुत समझदारी से काम कर रहा था। अब क्या था, इंट्रोड्यूस एजुकेशन कमिटी। अब क्या था, एजुकेशन पे इसने भी काम करना शुरू कर दिया था। कमेटी को किसके अंदर दिया था, विलियम हंटर। विलियम हंटर किस चीज पे काम कर रहा था, एजुकेशन कमेटी पे। कमेटी किसने बनाई थी, लॉर्ड रिपन ने। ठीक, इंट्रोड्यूस पंचायती राज। अब क्या था, इसने लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी थी। इसका भी एक षड्यंत्र था। अब बोला था भाई पंचायती राज का क्या मतलब होता है कि मैं क्या करूंगा कि कोई भी गांव में काम करने जाऊंगा, मैं अंग्रेज हूं तो लोग मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा भड़केंगे। इसने बहुत एक अच्छी चाल चली कि जो अंग्रेज होंगे, जो गाँव वाले होंगे, गाँव में से मैं एक हेड बना दूंगा। अगर गाँव में कुछ काम नहीं होता तो मैं बनूंगा तुम्हारा ही आदमी है, इस आदमी ने कुछ नहीं किया, तो गाँव के लोग उस पर कैसे भड़केंगे, मतलब अंग्रेजों के ऊपर तो विद्रोह कर देंगे। मैं क्या करूंगा, गाँव में ही एक इंसान को हेड बना दूंगा, पंचायत का हेड बना दूंगा। ठीक, वही जो कुछ भी गलतियां होंगी मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, अरे इसने नहीं किया, ठीक, इसने मुझे बताया ही नहीं, तो गांव के लोग गांव वाले पे कैसे भड़केंगे। ये बहुत चालाक आदमी था जो रिपन था। तो इसको बोल सकते हैं कि पंचायती राज पहली बार स्टार्ट किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने। देन क्या हुआ था कि एक इतना अच्छा काम कर रहा था, इतना अच्छा काम कर रहा था, तो एक और काम इसने बहुत अच्छी कर दी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसने एक बिल पास कर दी 1883 में। इसमें बोला कि जो इंडियन है अब ये जुडिशियरी में रहेंगे। ये बात रानी को और चाहे ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा। अरे भाई इतना भाई क्यों कर रहे हो। अब क्या होगा कि जब इंडियन हमारे जुडिशियरी में आ जाएंगे तो जितने भी लोग इंडिया के हैं सबको ये लोग रिहा कर देंगे और ब्रिटिश को पकड़ने लगेंगे। तो रानी बोला बेटा बेटा तुम आ जाओ, रिपन को बोला तुम आ जाओ मेरे घर पे, तुमको यहाँ पे जरूरत है, तुम बहुत ज्यादा भलाई कर रहे हो। तो ये इल्बर्ट बिल की वजह से, इल्बर्ट बिल में क्या था कि जुडिशियरी के अंदर इंडियन भी आ सकते थे, मतलब कि जज इंडियन भी बन सकते थे। ये बात सबको पसंद नहीं है कि कुछ जज इंडियन बन जाएंगे तो ये जजमेंट भी देने लगेंगे, अपने इंडियन को रिहा कर देंगे और ब्रिटिश को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो रिपन इतना अच्छा काम कर रहा था कि इससे जो रानी थी बोली कि तुम आ जाओ तुम्हारा काम हो गया, अब आओ यहाँ पे अपना काम धाम देखो। अब आते हैं डफरिन पे। डफरिन तो डफर ही रहेगा, क्योंकि अब देखो जो आपका रिपन था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसको रानी ने बुला लिया, लोग पूरे बौखला गए, अच्छा काम कर रहा था, फिर उसको क्यों बुला लिया, तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब देखो कि जो रिपन का काम था, रिपन के जाने के बाद डफरिन आया। डफरिन तो डफर ही था, डफर के अंदर में बहुत सारे एसोसिएशन बनने लगे, जो बने भी थे पहले से वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। तो इन सारी एसोसिएशन का नाम लिख लो, एकदम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक ना दो आएगा ही। बॉम्बे एसोसिएशन, मतलब बॉम्बे के एसोसिएशन फिरोज शाह ने बनाई थी, बॉम्बे में भी विद्रोह करना शुरू हो गया था, एसोसिएशन बन गई थी, उसको लीड कौन कर रहा था, फिरोज शाह लीड कर रहे थे। अब आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में बनी थी, इसको किसने लीड कर रहे थे, आताराम पांडुरंगे। आताराम पांडुरंगे इसको लीड कर रहे थे। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज को कौन लीड कर रहा था, राजा राम मोहन राय। ठीक, इतने ये सब सारे लोग एक्टिव हो गए थे, चीजें एसोसिएशन बहुत पहले बनी थी, बट डफरिन के टाइम में ये सब सारी चीजें एक्टिव हो गई थी। अब आता है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने क्या लिखा था, एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, मैं समझवादी हूँ। अब ये बुक लिखी थी मैं समझवादी हूँ, ठीक, बट इसका एक स्लोगन है, स्लोगन मैं समझवादी हूँ किसने दिया था, पीटी जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पूछेगा बुक किसने लिखा तो स्वामी विवेकानंद, और स्लोगन किसने दी, जवाहरलाल नेहरू ने, मैं समाजवादी। और पार्टी किसकी है समाजवादी, मुलायम सिंह यादव की। तो इतना चीज याद रखिएगा। अब आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये टाइम देखिएगा 1884 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनता है। एयू ह्यूम बनाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कब, 1885 में। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ से हमारा नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस बन गया, अब इनकी सेशन शुरू हो जाएगी। थोड़ी बहुत देखते हैं आगे। और अब देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड लैंसडौनी। लॉर्ड लैंसडौनी के बारे में जानते हैं, इन्होंने फैक्ट्री एक्ट लेके आई। फैक्ट्री एक्ट तो इससे पहले भी रिपन ला चुका था, इन्होंने फैक्ट्री एक्ट लेकर आया कब, 1891 में। इसमें भी सेम काम किया था, थोड़ा सा और वेलफेयर के लिए कामें कर दी थी। देन एक और एक्ट लेके आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, कब, 1892 में। देन क्या होता है, दुरंत कमीशन। दुरंत कमीशन क्या होता है, दुरंत कमीशन के तहत हिंदुस्तान से अफगानिस्तान हट जाता है, बीच में भी पाकिस्तान भी है। जो दुरंत कमीशन है, दुरंत लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर का नाम है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान हिंदुस्तान का पार्ट था। तो जो दुरंत लाइन खींची गई थी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, कब खींची गई थी, 1893 में खींची गई थी, 1893 में। अभी दुरंत लाइन ही होता है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को बांटता है। तो उस टाइम जो दुरंत लाइन थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी। देन आता है लॉर्ड इल्गिन सेकेंड।
इसमें क्या होता है ग्रेट फेमाइन। अब क्या था फिर से फेमाइन आ गई भाई, क्योंकि ये लोग कॉमर्शियल चीज़ें पे बहुत ज़्यादा काम करते थे, तो बहुत बड़ा फेमाइन आया था 1896 से 97 में। जब भी फेमाइन आएगा तो कमीशन बनेगी। इस कमीशन को कौन हेड कर रहा था? लेआल कमीशन ऑन फेमाइन। लेआल कमीशन फेमाइन के ऊपर वर्क कर रहा था। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ तक हमने चीजें देख ली। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्जन से, स्टार्ट करेंगे माउंटबेटन पे खत्म करेंगे सेकंड पार्ट में। तो ये वाइसराय का फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।